गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। बिंदुसरी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूँ। तो टॉपिक हमारा पीएन संधि डायोड का दिष्टकारी के रूप में प्रयोग। जैसा कि आप पिछली क्लास में देखे होंगे कि हम अर्ध तरंग दिष्टकारी के बारे में एक्सप्लेन किए थे और हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आप लोग नोटबुक बना लिए होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण तरंग दिष्टकारी। तो हमारा दूसरा टॉपिक है पूर्ण तरंग दिष्टकारी। पूर्ण तरंग दिष्टकारी यानी फुल वेव रेक्टिफायर। पूर्ण तरंग दिष्टकारी, फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है। अब आपको जैसा कि पिछले क्लास में बताए थे कि रेक्टिफायर क्या होता है, यह रेक्टिफाई करने का कार्य करता है। जो इनपुट हमारा सिग्नल होता है उसको हम जैसा चाहते हैं वैसा यूज़ कर लेते हैं। यानी जैसे हम चाहें तो उस धारा को, यानी जो अल्टरनेटिंग करंट है उसको एक दिश धारा में लगातार या रुक रुक करके जैसा चाहें। जैसे कि हाफ वेव रेक्टिफायर में हमें क्या हुआ था, आउटपुट हमें जो प्राप्त हुआ था वह एक दिश धारा तथा रुक रुक करके प्राप्त हो रही थी। अब इस वाले में हम जो है उसी अल्टरनेटिंग करंट को लगातार और एक दिश धारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम उसको आउटपुट को पूर्ण तरंग दिष्टकारी के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका बनावट देखेंगे। बनावट यानी कंस्ट्रक्शन। बनावट में सबसे पहले हम लोग फिगर बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इसमें ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर का मतलब कि इसके द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगी, तो हम इसे ऊंचाई ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो हम पहले जो है ट्रांसफार्मर ही बना लें। तो ये ट्रांसफार्मर का ये फर्स्ट कुंडली हो गया, और यहाँ से सेकेंड कुंडली। ये P1 सिरा, ये P2 सिरा, और यहाँ से ये इनपुट सिग्नल AC इनपुट सिग्नल है, और ये फर्स्ट कुंडली, ये सेकेंड कुंडली। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सेकेंड कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या अधिक है, तो यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। द्वितीय कुंडली का ये S1 सिरा मान लेते हैं, ये S2 सिरा मान लेते हैं। अब यहाँ पर एक संधि डायोड D1 और यहाँ पर एक संधि डायोड ये D2, और दोनों संधि डायोडों का ये चूँकि P सिरा, ये N सिरा, ये P ये N, तो दोनों डायोडों का N सिरा एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए, यानी इधर से इसको और इधर से इसको ये ले जाते हुए, और यहाँ से एक लोड रेजिस्टेंस, ये लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस की सहायता से बीच में जोड़ देते हैं। ये तो इस तरीके से हमारा ये सर्किट लगभग कंप्लीट हो जाता है। और यहाँ से हम आउटपुट ले लेते हैं। ये हमारा ये आउटपुट रेंज है, ये आउटपुट। यदि हम इनपुट सिग्नल को बनाना चाहें तो ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ये 0, ये +5 हम मान लें जैसे वोल्ट, ये -5 है क्योंकि यह इनपुट है, इनपुट AC। चलिए यहाँ से ये हमारा आउटपुट हो गया D1 के कारण।
ये आउटपुट हमारा हो गया D2 के कारण, और यहाँ पर जो ये आउटपुट हो गया ये टोटल आउटपुट, टोटल आउटपुट। तो इस तरीके से हमारा ये ग्राफ बन करके कंप्लीट हो जाता है। जैसे हम मान लें कि ये ग्राफ ए है, ये ग्राफ बी है, ये सी है और ये एक्स है। चलिए, तो ये हमारा बनावट हो गया, और हम बनावट के बारे में लिखते भी हैं, मतलब हम ये फिगर कैसे बनाए हैं, तो कौन डिवाइस किसके साथ कनेक्ट किए हैं इसको देखेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये ट्रांसफार्मर है, इतना ट्रांसफार्मर का ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, प्राथमिक कुंडली से इनपुट सोर्स को जोड़ दिया गया है, और द्वितीय कुंडली का S1 सिरा डायोड D1 के P सिरे से तथा S2 सिरा डायोड D2 के P सिरे से तथा दोनों डायोडों का N सिरा एक दूसरे के साथ RL की यानी लोड रेजिस्टेंस की सहायता से द्वितीय कुंडली के मध्य में यानी सेंटर में टैप कर दिया जाता है। तो ये हमारा बनावट है। फिर से आप एक बार सुन लेंगे लिखते कैसे हैं बनावट में। इस फिगर के बारे में लिखना भी होगा हमें। कैसे लिखते हैं कि इसमें हम यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। फिर सुन लीजिए ऊंचाई क्यों है, क्योंकि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या प्राथमिक कुंडली के फेरों की संख्या अधिक है, अतः जो है यह ऊंचाई ट्रांसफार्मर है। तो यही लिखते हैं कि इसमें हम ऊंचाई यानी पूर्ण तरंग दिष्टकारी में ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। इसके प्राथमिक कुंडली से इनपुट स्रोत को जोड़ दिया जाता है तथा द्वितीय कुंडली का S1 सिरा संधि डायोड D1 के P सिरे से तथा कुंडली का S2 सिरा संधि डायोड D2 के P सिरे से जोड़ दिया जाता है तथा दोनों संधि डायोडों का N सिरा, ये N सिरा, यहाँ का N सिरा, दोनों संधि डायोडों का N सिरा एक दूसरे के साथ RL की सहायता से ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली के मध्य में जोड़ दिया जाता है या सेंटर में टैप कर दिया जाता है। सेंटर मतलब मध्य, टैप मतलब जोड़ना, सेंटर में टैप कर दिया जाता है। ये आपका बनावट हो गया। उसके बाद हम लोग क्रियाविधि पर चलते हैं। क्रियाविधि आप लोग एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। तो क्रियाविधि, क्रियाविधि को वर्किंग कहते हैं। वर्किंग, तो वो क्रियाविधि फर्स्ट यहाँ पे लिखते कैसे हैं पहले एक बार समझ लीजिए, उसके बाद लिखेंगे। तो जब यहाँ से इनपुट सोर्स से ये सिग्नल चलता है, आपका इनपुट सिग्नल चलता है, तो पहले फर्स्ट हाफ साइकिल चलेगा। ये इतना भाग फर्स्ट हाफ साइकिल प्रथम अर्धचक्र कहलाता है। जब इतना चलेगा तो प्रथम कुंडली से होते हुए द्वितीय कुंडली में जब पहुँचेगा तो S1 सिरा ऑटोमेटिक पॉजिटिव और S2 सिरा निगेटिव हो जाता है। तो इस स्थिति में जब ये पॉजिटिव ये निगेटिव हो गया, इस स्थिति में डायोड D1 हम देखेंगे कि फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में, तो हम देखेंगे कि डायोड D1 का ये P सिरा पॉजिटिव और N सिरा ये निगेटिव। आपको बता दें ये जो ट्रांसफार्मर का द्वितीय कुंडली के मध्य में जो जोड़ते हैं यह सदैव निगेटिव होता है, सदैव ग्राउंडेड अर्थ होता है। ठीक है, तो यानी हम यहाँ पे देखेंगे डायोड D का P सिरा पॉजिटिव और N सिरा निगेटिव है, निगेटिव में है, तो यह फॉरवर्ड बायस में हो गया। फॉरवर्ड बायस में हो गया तो इसमें से होकर के धारा प्रवाहित होगी और यहाँ पर आउटपुट RL के सिरों पर आउटपुट प्राप्त होगा यहाँ पर। और इसको देखते हैं तो संधि डायोड D2 का P सिरा निगेटिव और N सिरा भी निगेटिव, अतः यह रिवर्स बायस में हो गया। अतः इसमें से होकर के यानी D2 में से होकर के धारा नहीं प्रवाहित होगी और हमें आउटपुट नहीं प्राप्त होगा। तो D1 के कारण जो आउटपुट प्राप्त हुआ है उसका पैटर्न आपको ये दिखाया गया है यहाँ पर। ये तो ये इनपुट सिग्नल था जो यहाँ से चला था, वहीं यहाँ पर ये दिखाया गया है। तो इसके कारण हमें जो इसके कारण आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे इनपुट के कारण, तो D1 के कारण मिल रहा है। तो डायोड D1 का ये आउटपुट है, तो D1 का आउटपुट यहाँ पर ये दिखाया गया है कि मिल रहा है।
उसके बाद जब ये दूसरा अर्धचक्र चलेगा इनपुट का, दूसरा अर्धचक्र जब चलेगा इन प्रथम कुंडली से होते हुए द्वितीय कुंडली में, तो S1 सिरा ऋणात्मक हो जाएगा और S2 सिरा धनात्मक हो जाएगा। इस स्थिति में क्या होगा, संधि डायोड D1 देखेंगे, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। रिवर्स बायस में कैसे हो जाएगा, रिवर्स बायस, तो यहाँ पर देख रहे हैं P संधि डायोड D है, D का P सिरा निगेटिव और N सिरा भी निगेटिव, तो ये रिवर्स बायस में हो गया। D1 में से होकर के धारा नहीं प्रवाहित होती है, नहीं होगी। और D2 को देखेंगे तो संधि डायोड जो D2 है, D2 का P सिरा देखिए पॉजिटिव और N सिरा निगेटिव यहाँ पर, तो ये फॉरवर्ड बायस में हो गया। तो D2 के कारण धारा बहेगी और RL के सिरों पर, लोड रेजिस्टेंस के सिरों पर, यानी धारा यहाँ से होते हुए ऐसे जाएगी, यहाँ पे आउटपुट प्राप्त होगा। तो D2 के कारण जो प्राप्त हुआ आउटपुट, अब देख रहे हैं कि ये D2 के का पैटर्न बनाया गया है, ये डायोड D2 का आउटपुट है, आउटपुट ऑफ D2। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो दूसरा अर्धचक्र था, इसके कारण हमें आउटपुट D2 के कारण प्राप्त हुआ। तो D2 वाले में देखिए यहाँ पर ऐसे है। जब तृतीय अर्धचक्र चलेगा, यानी हम तीसरी क्रियाविधि, ये दूसरा हो गया, दूसरे अर्धचक्र का तीसरा लिखेंगे, तो तीसरा क्या होगा, वही जो पहले का है, जो पहले की क्रियाविधि है वही तीसरे में होगा। क्यों, क्योंकि जैसे यहाँ पर प्रथम था, ये द्वितीय हो गया, तृतीय का मतलब वही जो फर्स्ट हाफ साइकिल वही थर्ड हाफ साइकिल। तो जब तीसरा अर्धचक्र चलेगा तो फिर S1 पॉजिटिव होगा, S2 निगेटिव होगा, ये फॉरवर्ड D1 फॉरवर्ड बायस में होगा, इसमें धारा बहेगी, और D2 रिवर्स में होगा, इसमें धारा नहीं बहेगी। तो D1 के कारण आउटपुट प्राप्त होगा। तो D1 के कारण देखिए यहाँ पे आउटपुट प्राप्त हो रहा है, ये थर्ड हाफ साइकिल, थर्ड हाफ साइकिल के कारण हमें D1 डायोड D1 से आउटपुट प्राप्त हो रहा है। जब यहाँ पर हम देखेंगे फोर्थ हाफ साइकिल, फोर्थ हाफ साइकिल जब चलेगा इनपुट से होते हुए यहाँ पर फर्स्ट कुंडली, फर्स्ट से सेकेंड, तो फिर वही हो जाएगा, यानी S1 सिरा ऋणात्मक, S2 सिरा धनात्मक, ये धनात्मक हो जाएगा। इस स्थिति में डायोड D1 रिवर्स में और D2 फॉरवर्ड में, D1 में से धारा नहीं प्रवाहित होगी, D2 में से प्रवाहित होगा और RL के सिरों पर आउटपुट प्राप्त होगा। तो देख रहे हैं फोर्थ हाफ साइकिल था, तो फोर्थ हाफ साइकिल ये है। फोर्थ हाफ साइकिल के कारण हमें D1 से धारा नहीं मिल रहा है, D2 से धारा ये मिल रहा है, आउटपुट प्राप्त हो रहा है। तो ये क्रिया बार बार अब रिपीट होती रहेगी, यानी जो प्रथम क्रियाविधि है वही सेकेंड है, थर्ड है, वही फिफ्थ का होगा, और यहाँ पर जो द्वितीय हाफ साइकिल है वो चतुर्थ के लिए होगा, वही सिक्स्थ के लिए होगा। तो ये अब रिपीट होता रहेगा बार बार। तो हम लोग केवल 2 क्रियाविधि लिखते हैं, 2 क्रियाविधि लिखते हैं, उसके बाद लिख देते हैं यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। तो कैसे लिखते हैं अब इसको समझ लीजिए। और यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं टोटल आउटपुट है, ये टोटल आउटपुट यही D1 प्लस D2 का है, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं टोटल आउटपुट D1 प्लस D2। ये D1 प्लस D2 का आउटपुट है, यानी इसका यहाँ पर है, इसका वाला यहाँ पर है, ये D1 का आउटपुट फिर यहाँ है, D1 D2 का फिर यहाँ पर है। इस तरीके से ये टोटल आउटपुट हो गया। टोटल आउटपुट में क्या है, ये धारा हमें देखिए लगातार प्राप्त हो रही है और एक दिश धारा है, यानी केवल ऊपर पॉजिटिव है, इधर नीचे निगेटिव नहीं है। ये मतलब हम कह सकते हैं ये फर्स्ट डायरेक्शन है, ये सेकेंड डायरेक्शन, तो केवल फर्स्ट डायरेक्शन, यानी केवल एक दिशा में धारा प्रवाहित प्राप्त हो रही है और एक दिश तथा लगातार प्राप्त हो रही है। चलिए, तो हम लोग क्रियाविधि लिखेंगे कैसे, एक बार आप सिंपल वे में समझ लीजिए। तो लिखेंगे कैसे क्रियाविधि, फर्स्ट में प्रत्यावर्ती, ये प्रत्यावर्ती जो हम लोग AC कहते हैं, AC धारा अल्टरनेटिंग करंट, इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी में प्रत्यावर्ती बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। चलिए, तो प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज के प्रथम अर्धचक्र में, ये प्रथम अर्धचक्र पहले चल रहा है, इसलिए प्रथम अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का S1 सिरा धनात्मक तथा S2 सिरा ऋणात्मक हो जाता है। इस स्थिति में संधि डायोड D1 अग्र अभिनत में तथा D2 उत्क्रम अभिनत में हो जाता है। डायोड D1 में से होकर धारा प्रवाहित होती है, जबकि D2 में से होकर धारा नहीं प्रवाहित होती है। अतः D1 के कारण RL के सिरों पर आउटपुट प्राप्त होता है, जो कि ग्राफ A में प्रदर्शित है। उसके बाद क्रियाविधि सेकंड पर आते हैं। तो क्रियाविधि सेकंड में क्या लिखते हैं, प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज, चूंकि यहाँ से इनपुट ही है, ये इनपुट ही दे रहे हैं इसको, तो ये इनपुट है, तो प्रत्यावर्ती इनपुट वोल्टेज के दूसरे अर्धचक्र में, यानी सेकेंड हाफ साइकिल में, दूसरे अर्धचक्र में ट्रांसफार्मर के द्वितीय कुंडली का S1 सिरा ऋणात्मक तथा S2 सिरा धनात्मक हो जाता है। इस स्थिति में संधि डायोड D1 रिवर्स बायस में
तथा D2 फॉरवर्ड बायस में हो जाता है। डायोड D1 के रिवर्स होने के कारण यानी रिवर्स बायस में होने के कारण इसमें से यानी D1 में से होकर धारा नहीं प्रवाहित होती है, जबकि D2 में से होकर धारा प्रवाहित होती है तथा हमें RL के सिरों पर आउटपुट प्राप्त होता है। तो ये हमारा सेकेंड हो गया। उसके बाद थर्ड वही फर्स्ट का हो जाएगा, फोर्थ सेकेंड का हो जाएगा। तो हम लोग लिखते हैं कि यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है। निष्कर्षतः पूर्ण तरंग दिष्टकारी में अंतिम लाइन हम लोग लिखते हैं कि निष्कर्षतः पूर्ण तरंग दिष्टकारी में हमें एक दिश धारा तथा लगातार प्राप्त होती है। ये परिणाम के रूप में हमें प्राप्त होता है। ये टोटल आउटपुट है चूँकि, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। कहीं समस्या आती है तो फिर आप कमेंट करिएगा या किसी भी माध्यम से संपर्क करिएगा, फिर से समझाया जाएगा। आप इसको देखते हुए नोटबुक बना लीजिए, बुक का भी सहारा ले लीजिए। बाकी हम अगले क्लास में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।